जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज इस वीडियो में हम क्लास 12th जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ये आपके यूनिट नंबर 6 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 होगा। बच्चों, कुछ हफ्तों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ कारणों से मैं शहर से बाहर था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारे 12th बायोलॉजी का एक बार पूरा रिविज़न करा दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। तो चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये पार्ट नंबर 1 होगा, क्लास 12th बायोलॉजी। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज केवल हम दो ही क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं। इससे पहले हम चैप्टर का जो नाम है वंशागति के सिद्धांत जो है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या होता है। तो अनुवांशिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। सीजी 2021 में आया था क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा, इसमें हम तो जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मेंडल के लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, कभी कभी इसका कारण पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है सीजी बोर्ड 2022 में पूछा गया था कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुनने का क्या कारण था, ठीक है। वॉट वेयर द रीज़न फॉर मेंडल टू चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आज हम केवल दो ही क्वेश्चन को देखेंगे, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी को भी समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी आप माने तो ये इसको जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक शाखा होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखते हैं, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी तथा वेरिएशन के सम्मिलित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। आने वाले समय पर इस दोनों का मतलब समझेंगे कि अनुवांशिकता अलग है, अनुवांशिकी अलग है। ठीक है, हम दोनों का मतलब समझेंगे। अनुवांशिकी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिकता तथा विभिन्नता के बारे में पढ़ते हैं। द कंबाइंड स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, आइए हम अनुवांशिकता का मतलब समझते हैं और वेरिएशंस का मतलब समझते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है। पहला बच्चों, इस शाखा के अंदर हम सबसे पहले अनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। अनुवांशिकता मतलब है हेरिडिटी, जिसको आप कभी कभी वंशागति बोलते हो। ठीक है, तो प्रत्येक जीव अपने लक्षणों को माता पिता से ग्रहण करता है। हम सबको पता है कि जो कैरेक्टर्स हम में आज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से हमको मिली हुई है। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होने पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो लक्षण हमको माता पिता से मिले हैं, इन लक्षणों का हमारे आने वाले पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम हेरिडिटी या फिर अनुवांशिकता कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं सेकंड जनरेशन में। एवरी ऑर्गेनिज्म inherits its characteristic from its parents. The process of passing the traits from one generation to the next generation is called heredity. ठीक है, तो अनुवांशिकता का आपको मतलब समझ आ गया होगा। अनुवांशिकी एक शाखा है, उस शाखा के अंतर्गत हम अनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। अनुवांशिकता क्या है कि एक प्रक्रिया है जिसमें जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया होती है, उसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। ये समझते हैं। अब इससे क्या होगा, इस परिणाम स्वरूप जीव अपने माता पिता, भाई बंधु अथवा अपनी जाति के सदस्यों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम मानव से मानव ही होगा। ठीक है भाई, हम होमोशेप सपोज कि होमोसेपियंस है तो होमोसेपियंस से होमोसेपियंस से बच्चा होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द लिविंग बीइंग सो सिमिलरिटी विथ इट्स पेरेंट्स, सिबलिंग्स और मेंबर्स ऑफ इट्स ओन कास्ट। ठीक है, स्पीसीज। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक। एक इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी आती है, लाइक बिगेट्स लाइक। प्रत्येक जीव अपने समान जीव पैदा करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि मनुष्य की संतान मनुष्य होगी, बंदर की संतान बंदर होगी, गाय की जो संतान होगी गाय होगी, और कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा। इसका मतलब है कि सेम स्पीसीज प्रकार के क्या होंगे भाई, संतान पैदा होंगे। मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा,
मनुष्य से बंदर पैदा नहीं हो जाएगा। तो प्रत्येक जीव अपने समान कैसे करता है, जीव पैदा करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अनुवांशिकी की एक शाखा समझ आ गई होगी, अनुवांशिकता किसे कहते हैं समझ आ गई होगी, किस प्रकार से एक जो करेक्टर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं इस जो बायोलॉजी की शाखा है अनुवांशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी उपयोगिताएं हैं, अनुवांशिक उद्देश्य हैं। ठीक है भाई, क्या एप्लीकेशंस, क्या उद्देश्य हैं। तो अनुवांशिकी का जो उद्देश्य होता है वो है अनुवांशिक लक्षण, यानी कि जो हमको पेरेंट्स से जो हमको जो कैरेक्टर्स हमको मिले हैं उसकी उत्पत्ति के बारे में हमको जानना है, उसका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से विधियों से होता है, इनके बारे में खोज करना होता है। तो अनुवांशिक लक्षणों की उत्पत्ति एवं उनके स्थानांतरण की विधियों की खोज करना ही क्या है, अनुवांशिकी का उद्देश्य है। टू डिस्कवर द ओरिजिन ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स एंड द मेथड ऑफ देयर ट्रांसफर। ठीक है, किस प्रकार से वो हेरिडेट करता है इसके बारे में हमको खोज करनी। सेकंड क्या है, अनुवांशिक लक्षणों के मध्य अंतरक्रिया यानी कि इंट्रैक्शन का अध्ययन करना तथा उसका स्पष्टीकरण करना, किस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स जो उसके ऑफस्प्रिंग में, उनके संतानों में जो कैरेक्टर्स आते हैं उस उनके दोनों के बीच में क्या संबंध होते हैं, क्या इंट्रैक्शन होते हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ना होता है। टू स्टडी एंड एक्सप्लेन द इंट्रैक्शन बिटवीन जेनेटिक ट्रेड्स। तो मुझे उम्मीद है आपको अनुवांशिकी के उद्देश्य समझ आ गया होगा। हालांकि पूछा तो नहीं गया है लेकिन आपको ध्यान में इसको रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्या था, वेरिएशंस। मैंने सबसे पहले कहा था कि अनुवांशिकी क्या है, कि अनुवांशिकी एक बायोलॉजी की शाखा है जिसमें हम अनुवांशिकता तथा वेरिएशन विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो हमने अनुवांशिकता समझ आ गया, हेरिडिटी हमको समझ आ गया। अब सेकंड क्या है, विभिन्नता। ठीक है, वेरिएशंस क्या है, वेरिएशंस पढ़ते हैं। तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले बाह्य आकार की यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, कार्यकी यानी कि फिजियोलॉजी की, कोशिकी इसका मतलब है कि सेलुलर लेवल पर, अव्यवहारिकी इसका मतलब बिहेवियर, एवं सभी अंतर के सामूहिक रूप से उसे हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लाइक बिगर्स लाइक, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा। ठीक है, तो मनुष्य का संतान मनुष्य होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे और उन बच्चों के जो भाई बहन होंगे, इन सभी में क्या होंगी, समान नहीं दिखेंगे, रहेंगे समान जाति के, रहेंगे मानव ही, लेकिन उनके बाह्य आकार की अलग होगी, उनका हाव भाव अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा, दिखने का तरीका अलग होगा, रहेंगे मानव ही। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएशंस है, इसी को कहा गया है द मॉर्फोलॉजिकल सेलुलर बिहेवियर एंड द अदर डिफरेंस फाउंड इन डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेरिएशंस। हैं तो मानव ही, माता पिता जो बच्चे जन्म लिए हैं वो अपने माता पिता से भी अलग दिखते हैं और अपने भाई बहन से भी अलग दिखते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी जाति के दो सदस्य बिल्कुल एक ही समान नहीं होते हैं। हम अपने माता पिता व अपने भाई बहन से बिल्कुल भी एक समान दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम ट्विंस को छोड़ दें, जुड़वा बच्चे को छोड़ दें, तो जो हम भाई बहन होते हैं, हमारे जो माता पिता, उनसे हम अलग दिखते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक फैमिली है, एक फैमिली के मेंबर्स हैं, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, मेल फीमेल बुजुर्ग भी हैं, ये सभी अलग अलग दिख रहे हैं, ये होमोसेपियंस ही, लेकिन इनमें क्या है, वेरिएशंस हैं। ठीक है भाई, सेम स्पीसीज कहें लेकिन इसमें वेरिएशंस आए हुए हैं। ठीक है, और वेरिएशन से क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो अनुवंशिकता से क्या होगी, वेरिएशंस पैदा होंगे, वेरिएशन से क्या होंगे, विकास होगा, उद्विकास होगा। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नो टू मेंबर ऑफ एनी स्पीसीज आर एग्जैक्टली alike, we don't look alike to our parents और our siblings। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये विभिन्नताएं क्यों पैदा होती हैं, विभिन्नताओं के क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। ड्यू टू वेरिएशंस। ठीक है, तो पहला जो कारण है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना। हमको पता है कि हमारे हम जो बने हुए हैं कोशिकाओं से बने हुए हैं, और कोशिकाओं के केंद्र में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए में कुछ विशिष्ट भाग होते हैं जिसको हम जीन कहते हैं।
तो यहाँ पर मैं गुणसूत्र की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेकेंड जो कारण है, जीन की संख्या में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन्स। सेकेंड है जीन के विन्यास में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय का होने यानी कि क्रॉसिंग ओवर का होना, जिस समय सेक्सुअल पर्सन होता रहता है उस समय जो जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो जीन एक्सचेंज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि विभिन्नताओं के ये मुख्यतः 4 कारण हो सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं गया है, फिर भी इसको आप समझ कर रखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब विभिन्नताओं से हमको क्या फ़ायदा होता है, क्या इसके महत्व होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। तो पहला जो महत्व है, विभिन्नताएं जीवों में अनुकूलन पैदा करते हैं। सही बात है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, और डार्विन साहब ने भी ये बात कही थी, चार्ल्स डार्विन ने भी कही थी कि वही जीव इस पृथ्वी पर अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, यानी कि अनुकूलित हो जाएगा, एडाप्ट कर पाएगा। तो विभिन्नताएं आना अच्छी बात है। अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो नए वातावरण के साथ अपने को ढाल नहीं पाएंगे और उसकी सर्वाइवल घट सकती है। ठीक है, तो विभिन्नताएं सबसे पहले क्या करती है भाई, अनुकूलन पैदा करती है। वेरिएशन क्रिएट एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड जो चीज़ है, आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्रकार से इवोल्यूशन हो रहा है समय के साथ। ये इन जीवों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अनुकूलताएं या विभिन्नताएं देखने को मिल रही है जिनसे क्या अडेप्ट कर पा रहे हैं। सेकेंड है जीवन के अस्तित्व में सहायक। ठीक है, कि जो जीव अपने आप को वातावरण के साथ अनुकूलित कर लेता है वही जीवन का अस्तित्व इस पृथ्वी पर रहेगा। तो देज आर हेल्पफुल द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, असतत विभिन्नता यानी कि उत्परिवर्तन। ठीक है, कभी कभी सडन चेंज, देखो म्यूटेशन का परिभाषा क्या है कि क्रोमोसोम में अचानक परिवर्तन होने से कुछ अलग लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो ये भी एक सडन चेंजेस हो सकते हैं, इसको हम असतत विभिन्नता कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। से क्या होंगे, कुछ नए लक्षण पैदा हो जाते हैं, जैसे कि 6 उंगली का आ जाना, कभी कभी किसी में पूछ निकल आ जाना, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यू ट्रेड्स अराइज फ्रॉम डिस्क्रीट वेरिएशन कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, विभिन्नताएं नई जातियों की उत्पत्ति में विकास में भी सहायक होती हैं। अगर कोई नई जाति उभर कर आ रही है तो विभिन्नताएं जिनमें होगी वो उत्पत्ति कर लेंगी और विकास कर लेंगी, इस पृथ्वी में अस्तित्व बना रहेगा। तो वेरिएशंस हेल्प इन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। ये जीवों को विकासी रूप से क्या करते हैं भाई, गतिशील करते हैं। आप सभी हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और लगातार हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालते रहते हैं, नए नए ट्रेड्स आते हैं। ऐसा कहते हैं कि हर एक जो नया जनरेशन होता है वो अपने पूर्व जनरेशन से काफ़ी एडवांस होती हैं। आजकल के जो बच्चे होते हैं काफ़ी एडवांस हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल चुके हैं और इवोल्यूशन में अपना भागीदारी दिखा रहे हैं और काफ़ी विकासशील और कैसे गतिशील होने का चांस है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको विभिन्नताओं का महत्व आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्कीप ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी डायनेमिक होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जेनेटिक्स के जो फादर हैं, आपको पता है उनका नाम, अगर पता नहीं है तो इसको कमेंट कीजिए। कि मेंडल, जानते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर, उनका पूरा नाम था फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। और जेनेटिक्स की जब भी बात आती है तो मेंडल साहब का जिक्र करना लाजमी होता है। अगर उनके बारे में बात नहीं करें तो मेरे ख्याल जेनेटिक्स सब्जेक्ट ही अधूरा है। ठीक है, तो आपके 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 में मेंडल का जीवन परिचय दिया हुआ है, तो आपको पूरा बुक नहीं पढ़ते रहना है, इसको एक बार हल्का से देख लीजिएगा कि मेंडल का जीवन परिचय क्या है। फिर उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से उन्होंने मटर के पौधों में अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो हल्का सा देखते हैं कि मेंडल का जीवन परिचय, मेंडल बायोग्राफी। मेंडल जीते कैसे थे, तो मेंडल ये हैं, ये मेंडल साहब हैं। और आइए समझते हैं इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेंडल का जन्म कब हुआ, तो 22 जुलाई 1822 को ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा मेंडल का जो जीवन जन्म है, बर्थ है, वो 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में हुआ। ठीक है, बर्थ 12 जुलाई 1822। स्थान कहाँ पर हुआ, तो ऑस्ट्रिया एक देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। उस कंट्री में एक गांव का नाम है
हेंजनडॉर्फ। हेंजनडॉर्फ नाम का एक गांव है, उस ऑस्ट्रिया के देश में हेंजनडॉर्फ नामक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, लोकेशन ऑस्ट्रिया, विलेज इन कॉल्ड हेंजनडॉर्फ। इनका पूरा नाम क्या है अगर आपसे पूछे, हमेशा मेंडल कहते हैं फादर जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता हम मेंडल कहते हैं। पूरा नाम क्या है? फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका ये पूरा नाम है। परिवार किस परिवार? कृषक परिवार था। ठीक है, किसान परिवार में इनका जन्म हुआ 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडॉर्फ नामक गांव में हुआ। इनका पूरा नाम फादर ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनका जो जन्म हुआ है एक कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ है। बात करें मंडल के स्कूली शिक्षा की, तो अगस्टियन मोनेस्ट्री एक मठ है, वहाँ पर इनका स्कूली शिक्षा हुआ। अगस्टियन मोनेस्ट्री इसको बोलते हैं। और स्थान ये कहाँ पर है? ब्रून, है ना, ब्रून एक जगह है। ठीक है, अभी इसको हम चेकोस्लोवाकिया नाम से जानते हैं। पहले इनका नाम ब्रून था, लेकिन जहाँ पर इन्होंने स्कूली शिक्षा ली थी उस जगह का नाम पहले ब्रून था, अब इसे हम चेकोस्लोवाकिया कहते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। इनका जो हायर एजुकेशन है, इनका कहाँ हुआ है? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, वियना विश्वविद्यालय में इनकी उच्च शिक्षा हुई है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जिस मोनेस्ट्री में इन्होंने अध्ययन किया था, जिसको अगस्टियन मोनेस्ट्री कहते हैं, वहाँ पर अपनी पूरी शिक्षा करने के बाद उसी मिनिस्ट्री में वापस आकर वह उप प्राध्यापक अथवा इसको पादरी बनाया गया था। ठीक है, अच्छी बात है ना भाई, जहाँ आप पढ़े उसी स्कूल में आकर आप टीचर बनते हैं तो काफ़ी सम्मान की बात होती है। तो जिस मिनिस्ट्री में वहाँ पर जिन्होंने पढ़ाई की, उन्हीं मिनिस्ट्री में वहाँ पर वो प्राध्यापक के रूप में काम किए, इसी को हम पादरी भी कहते हैं। ठीक है, तो डिप्टी प्रोफेसर ऑफ प्रेस्ट बोलते हैं, वे आर मेड इन द मोनेस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1884 को ब्रून में हुई। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली थी, सुशिक्षा, वहाँ पर इनकी 6 जनवरी 1884 में इनका मृत्यु हो चुका था। ठीक ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है, 22 जुलाई 1822 और से लेकर 6 जनवरी 1884 के बीच इनका जीवन काल रहा। इसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को। एक नोट यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि जो चेकोस्लोवाकिया में जहाँ पर वो अध्ययन कर रहे थे, तो मेंडल ने जब लगभग 14 वर्ष तक 14 ईयर्स तक लगभग 10,000 प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया? मटर पर किया। पाइसम सटाइवम कहते हैं मटर को। ठीक है, तो मटर के पौधों पर उन्होंने क्या किया? लगभग 14 ईयर्स तक 10,000 प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेंडल का एक छोटा सा जीवन परिचय समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेंडल के प्रयोग के बारे में, कि मेंडल ने किस प्रकार से क्या क्या प्रयोग किया। तो चेकोस्लोवाकिया में मेंडल ने 14 वर्ष तक लगभग 10,000 क्या किए, इन्होंने प्रयोग किए। ये देखिए, ये है मटर का पौधा, ये पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। इन्हीं पे इन्होंने वर्क किया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना था। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप किसी जी बोर्ड में। ठीक है, आपको इसको पढ़ना भी है। तो मेंडल ने 14 वर्ष तक लगभग 10,000 प्रयोग किया। प्रयोग का परिणाम क्या रहा कि मेंडल ने प्रयोगों के परिणाम को सन 1865 ईस्वी में ब्रून के एक प्राकृतिक विज्ञान की संस्था, जिसको हम कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून, NHSB, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून में इसको सामने रखा। ठीक है, और संस्था द्वारा ये जो परिणाम था उनका नाम दिया गया पादप संकरणों के प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शोध पत्र के माध्यम से क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। इसको प्रकाशन पब्लिश किया गया। ठीक है, क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। संस्था ने ये परिणाम दिया। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, इनको असफलता मिली, इनके कार्य को सराहा नहीं गया। ठीक है, दुर्भाग्य से मेंडल के इस शोध को समकालीन वैज्ञानिकों द्वारा अधिक महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी भी है, इसको हम बाद में समझेंगे। कारण क्या था भाई कि क्यों इनके काम को महत्व नहीं दिया गया? क्योंकि जिस संस्था पर ये जब अपने प्रयोग को दर्शाने गए थे, उसी संस्था पर एक बहुत बड़े, विश्व के बहुत बड़े साइंटिस्ट का आगमन होने वाला था, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स डार्विन। आपको पता है, आप क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 ईवी क्लास में पढ़े होंगे
कि 5 साल की यात्रा उन्होंने बीगल नामक जहाज में यात्रा की। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति नामक एक पुस्तक लिखी, उनका प्रकाशन करने वाले थे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका टीचर हूँ, अगर यहाँ पर अक्षय कुमार आ जाए या कोई शाहरुख खान आ जाए आपको बताने के लिए, तो आप काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करेंगे और मेरा बात नहीं सुनेंगे। उसी प्रकार उसमें क्या हुआ था कि जो मेंडल है उनको कोई जानता नहीं था, लेकिन डार्विन साहब का नाम बहुत बड़ा था। उनको देखने के लिए आसपास के लोग, आसपास साइंटिस्ट आए थे और काफ़ी उत्सुक थे। तो इनके दुर्भाग्य था कि सबसे पहले ये चले गए। ठीक है, और सामने इनका बाकी जो साइंटिस्ट उनका इंतजार था कि कब डार्विन साहब आएँ, तो कब अपना प्रयोग दिखाएँ। लेकिन मेंडल पहले चले गए, जल्दबाजी में उनके प्रयोगों को नहीं सराहा गया। ठीक है, तो विश्व में डार्विन वेलेस के प्राकृतिक वर्णनवाद, आपको पता होगा नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का बोला वाला था, उस वक्त इनका असफलता प्राप्त हुई। तो मैं कह सकता हूँ दुर्भाग्य की बात है कि मेंडल साहब के प्रयोगों को उस समय सराहा नहीं गया। आगे समझेंगे को 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनके प्रयोगों को दोबारा जिंदा किया, दोबारा लाया, तभी आज इसको हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चेकोस्लोवाकिया मेंडल कंडक्ट अबाउट 10,000 एक्सपेरिमेंट ओवर 14 ईयर्स। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट मेंडल प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू द नेचुरल सोसाइटी ब्रून एंड नेचुरल साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रून इन 1865. These results were published by the organization through a research paper titled Experiment of Plant Hybridization. ठीक है, failure, unfortunately this research of Mendel was not given much importance by contemporary scientists. ठीक है, रीजन डार्विन वेलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेंडल के कार्यों की पुनः खोज, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल वर्क। ठीक है भाई, आज हम जो मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं, अगर मेंडल के कार्यों को दोबारा नहीं खोजा गया होता तो आसानी इसको हम पढ़ नहीं रहे होते। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल के कार्यों को सराहा, उनके कार्यों को दुनिया के सामने लाया, उनकी पुनः खोज की। तो रीडिस्कवर ऑफ मेंडल वर्क, आइए पढ़ते हैं। तो मेंडल के कार्यों को जो पुनः खोज किया था सन 1900 ईस्वी में, 3 वैज्ञानिक थे। इस वैज्ञानिक का साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे, ह्यूगो डी व्राइज, कार्ल कोरेंस, एरविन वॉन शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल के कार्यों की खोज की। पहला जो नाम है 1900 ईस्वी में कि ह्यूगो डी व्राइज, कार्ल कोरेंस, एरविन वॉन शेरमार्क। इन वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की स्वतंत्र रूप से कार्य कर निष्कर्ष निकाले, जिसे मेंडल ने प्राप्त किया था। ठीक है, मज़े की बात यह है कि इन तीनों साइंटिस्ट इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। इन तीनों को पता नहीं था कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब ये किसी कारणवश मिले, उनको लगा कि जो हम कार्य कर चुके हैं, इस कार्य को सबसे बहुत पहले, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मेंडल, उन्होंने पहले कर चुका था। उनका उपाधि दी, उनको कहा कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, ये तो मेंडल का कार्य है। तब जाके साइंटिस्टों को, दुनिया को उनको होश आया, तो इनके कार्य को सराहा गया। ठीक है, इसके बाद मेंडल के वंशागत यानी कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता संबंधी नियमों को पूरा सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि 1905 में बेटसन पता लिखा है तथा होगा ये, तथा पुनेट ने बताया कि मेंडल के नियम लैंगिक रूप से जनन करने वाले सभी पौधे जंतु पर सही हैं। ठीक है, तो दोबारा इनके प्रयोगों को और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो सब सही पाया गया। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जो चीज़ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम देख रहे थे कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुनने के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन आपके CG बोर्ड 2022 में पूछा गया था कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने के क्या कारण थे। व्हाट वेर द रीज़न फॉर मेंडल टू चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके। जो पहला कारण था कि जो मटर का जो पौधा होता है वो एनुअल प्लांट्स होता है, एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय होगा तो उसका जो लाइफ साइकिल होगा वो छोटा होगा, फूल खिलेंगे, फल खिलेंगी, फिर वो मृत्यु जाएंगी, फिर नए फूल खिलेंगे। ठीक है, तो एक वर्षीय होने के कारण मटर का जीवन चक्र कैसा होता है, छोटा होता है। जितना जीवन चक्र छोटा होगा उतनी जनरेशन हमको पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला रीज़न यही था कि द रीज़न फॉर बीइंग एनुअल दैट द लाइफ साइकिल ऑफ द पी प्लांट इज शॉर्ट। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही आपको लिखना है।
दूसरा जो कारण था कि मटर के कई पीढ़ियों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता था। कैसे? क्योंकि लाइफ साइकिल छोटा था, तो कई पीढ़ियों को हम हाइब्रिड ट्राई देख सकते देखने के लिए। ठीक है, सेवरल जनरेशन ऑफ पी कैन बी इजिली स्टडीड। थर्ड है, मटर का जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब ये है कि उस पुष्प पर नर भाग भी होंगे और मेल भाग भी होंगे, यानी कि एंड्रोसियम भी होंगे तो गाइनोसियम भी होंगे। जिससे क्या होंगे? जिससे स्वपरागण कराने में, यानी कि हम पढ़ चुके हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन कराने में क्या होंगी? आसानी हो, जिससे जो नए पौधे बनेंगे उसमें कैसे होगी? प्योरिटी आएगी, शुद्धता आएगी, तो जिससे स्वपरागण में द्वारा शुद्धता बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। पी फ्लावर आर बाइसेक्सुअल ड्यू टू विच प्योरिटी इज मेंटेन्ड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो कारण था कि द्विलिंगी पुष्पों का विपुंसन आसानी से किया जा सकता है। अब देखो, बाइसेक्सुअल प्लांट तो मटर है ही है, लेकिन एक टर्म आया है विपुंसन, ईमेस्कुलेशन। अब ये ईमेस्कुलेशन वर्ड क्या है? देखिए, सपोज दैट कि एक मटर का बाइसेक्सुअल प्लांट है और हमको कुछ नया गुण चाहिए, हमको स्वपरागण से बचाना है, तब क्या करेंगे? इस वक्त में क्या होंगे कि उस मटर के जो फ्लावर होगा, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो क्या करेंगे? मेल पार्ट जो होगा, जिसको हम स्टेमिन या पुंकेसर कहते हैं, उस पुंकेसर को काट देंगे। काट देने के बाद हम गाइनोसियम का जो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, उसको हम ढक देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? स्वपरागण नहीं हो पाएगा। तो स्वपरागण को रोकने के लिए द्विलिंगी पुष्पों में विपुंसन का कार्य कर सकते हैं। आपको समझ आ गया? ई मैस्कुलेशन यानी कि द्विलिंगी पुष्प में से नर भाग को काट देना, विपुंसन कर देना, इसको स्ट्राइक बना देना, बंध बना देना। ठीक है, इससे स्वपरागण नहीं हो पाएगा। तो ये भी मेंडल के चुनने का कारण ये भी था कि मटर पौधों को रखा जाए। ई मैस्कुलेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन बी डन इजिली। फिर क्या था? पांचवा क्या है कि जो F1 संतति है, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी संतानतति होती है, के पौधों को आसानी से उगा सकते हैं। ये भी कारण था कि F1 प्रोजेनी प्लांट कैन बी ग्रो इजिली। ठीक है, मटर में काफ़ी स्पष्ट क्या होते हैं? विपर्याय यानी कि लक्षण होते हैं। ठीक है, मंडल ने जब मटर के पौधे पर स्टडी किया तो उनको 7 करेक्टर दिखे, 7 विपर्यायी करेक्टर दिखे। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि 7 लक्षण कौन कौन से हैं। तो मटर में काफ़ी स्पष्ट यानी कि क्लियर दिखने वाला विपर्याय यानी कि कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर्स थे, है ना, विपरीत लक्षण होते थे। तो पीज हैव क्विट क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये 5-6 जो कारण हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे लिखने के लिए, समझने के लिए। तो ये 6 कारण थे जिसके कारण मंडल ने मटर के पौधों को चुना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट नंबर 2 आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आप आए हैं, इसका मतलब सीरियस स्टूडेंट हैं। इसका जो PDF होगा आपको कहाँ मिलेगा? पढ़ाई आपने कर ली, इसका PDF आपको डाउनलोड कहाँ से मिलेगा? तो मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड PDF। चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। वहाँ जाकर आप CG बोर्ड प्रिपरेशन, ठीक है, करके है चैनल एक, वहाँ पर जाएंगे, आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे, इसको आप पढ़ते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेंगे, अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो CG बोर्ड प्रिपरेशन करके चैनल है। तो थैंक यू www.freepik.com एंड थैंक यू नवोट बुक 12th बायोलॉजी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।